नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मनु भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। पिछले की कुछ कक्षाएं 5-6 कक्षाएं हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। फाइल से सिर उठाकर सक्सेना ने कहा, अच्छा बाबा, अब तुम जाओ। फिर जैसे तो उसे सांत्वना देते हुए बोले, देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, खूब अच्छी तरह छानबीन करेंगे, बस थोड़ा धीरज रखो, ज़रूर पता लगाएंगे कि आखिर मौत कैसे हुई बिसु की। सक्सेना के इस आश्वासन से ही थानेदार के गले में जैसे कुछ फंसने लगा। उठते हुए हीरा उखड़े उखड़े स्वर में बोला, बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी। फिर एक गहरा निश्वास छोड़कर बोला, मुदा अब पता लगाइन के का हुई। हमार बिसु तो लौट के ना आवे से रहा, अब ना आवे का बिसु, अब तो बस चले गवा। और कुर्ते की बाह से आंख पोंछता गणेशी के हाथों में थमा धीरे धीरे हीरा बाहर हो गया। हीरा के जाते ही सक्सेना ने अपना सिर कुर्ती से पीठ पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। लगा जैसे वे एकाएक बहुत थक गए हैं। थानेदार उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना सचेत हुए, कलाई उठाकर घड़ी देखी, फिर सोचते हुए बोले, बिंदा का बयान अब कल के लिए ही रख लेते हैं। आया भी नहीं है वह तो कल भी नहीं आएगा सर। आदमी तो मैं आज फिर भेज दूंगा, आप कहेंगे तो, पर वह आएगा नहीं। बुलाने पर ना आए तो हथकड़ी डालकर ला सकते हैं, पर उसे डर नहीं किसी बात का। मैंने कहा ना सर, बहुत खतरनाक। ठीक है, कल ही देखेंगे। बिंदा के खतरनाक पने से तनिक भी विचलित हुए बिना सक्सेना ने कहा और फिर अपने हाथ आए कांस्टेबल को आदेश दिया कि कागज़ फाइल समेटे और एकदम उठ खड़े हुए। यह क्या सर, खाना यहाँ नहीं। यह कैसे हो सकता है सर, खाने का पूरा इंतजाम किया है आपके लिए। वैसे भी शहर पहुँचते पहुँचते बहुत अबेर हो जाएगी। गर्मी भी तो कितनी है सर, तबीयत नहीं, कोई ख़ास देर नहीं होगी, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। खाने के बाद निकलना तो और भी मुश्किल होगा, तो थोड़ा आराम कर लीजिए सर। खाने का इंतजाम तो पंचायत घर में है, सोने का सरपंच साहब के यहाँ हो जाएगा। बहुत खुश होंगे सरपंच साहब सर। सक्सेना एक क्षण चुप होकर कुछ सोचने लगे। थानेदार और उत्साह में आ गया, चलिए सर, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। 2-2.5 मील है तो है कुल। सर, बहुत खुशी होगी हम सबको और गांव वालों को भी, यदि आप भोजन यहीं करेंगे तो। बयान लेने के लिए आप खुद आ रहे हैं, इससे कैसी खुशी की लहर फैली है गांव में। आप अपनी आंखों से एक बार देख भी लेंगे तो। ढेर सारा आग्रह संजोकर एक तरह से गिड़गिड़ा ही रहा था थानेदार। नहीं भाई, आज तो नहीं हो सकेगा, कुछ ज़रूरी काम भी है। फिर उसे जैसे तसल्ली देते हुए कहा, अभी तो 2-3 दिन तक रोज़ ही आना है, एक दिन खाना भी हो जाएगा। कागज़ फाइल सिमट गए तो सक्सेना बरामदे में आए। उन्होंने वहीं से देखा, दूर पेड़ के नीचे छितराया हुआ लोगों का समूह इस समय हीरा गणेशी के इर्द गिर्द सिमट आया है। एक हल्की सी मुस्कान उनके ओठों पर फैल गई। फिर धीरे धीरे 2 सीढ़ियां उतरकर वे अहाते में आए। थानेदार भी ताबेदारी मुद्रा में लेफ्ट राइट करता हुआ साथ चला। जीप में बैठकर सक्सेना ने कहा, देखो, बिंदा के पास आदमी भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना आदमी भेजूंगा उसके पास। और थानेदार इस बात को पूरी तरह समझे ना समझे, तब तक एक और आदेश मिला, अफसरी मुद्रा और सख्त आवाज़ में लिपटा हुआ, बिंदा के बयान के समय कमरे में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और वह। और खटाक से जीप स्टार्ट हो गई। भीतर उभरी एक वजनी गाली को वापस लेकर मशीनी ढंग से एक जोरदार सैल्यूट मारा थानेदार ने, और जब तक जीप सरक नहीं ली उसी पोज में खड़ा रहा। धूल उड़ाती हुई जीप जैसे अहाते के बाहर हुई तो सारे शरीर को एकदम ढीला छोड़कर बगल के डंडे को पूरी ताकत के साथ 2-3 बार हवा में भांजा, फिर मुड़ा और सामने पड़े ढेले को जोर की लात जमाई। बिंदा के साथ अकेले में बयान लेगा, सुअर की औलाद। कल जब से सरोहा से लौटे हैं सक्सेना एक अजीब सी उहापोह में पा रहे हैं अपने को। डीआईजी ने बुलाकर जब यह काम सौंपा था तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था सक्सेना को। वैसे किसी गांव में जाकर बयान लेना कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। साधारणतः एसपी जाते भी नहीं ऐसी वारदातों के लिए, गांव का थानेदार ही निपट लेता है। पर इस समय सरोहा साधारण गांव नहीं है, इसलिए वह काम भी बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है। इतना महत्वपूर्ण कि गृह मंत्री दास साहब ने खुद बुलाकर हिदायत दी थी। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दास साहब का पद क्या था, गृह मंत्री का।
गृह मंत्री दास साहब ने खुद बुलाकर हिदायत दी थी। सुना है आतंक जगाने वाला पुलिस रवैया नहीं है तुम्हारा। बहुत अच्छी बात है, मैं कदर करता हूँ इसकी, इसलिए तुम्हें सौंपा भी गया है यह काम। एक बार फिर से बयान लो लोगों के, और इस तरह पेश आओ कि हिम्मत और हौसला जागे लोगों का और वे अपनी बात कहे, बिना झिझक और डर के कहें। हमें लोगों का विश्वास जीतना है। रोम रोम पुलकित हो उठा था सक्सेना का और कृतज्ञता में डूबा हुआ यस सर बड़ी तपाक से निकला था। सख्ती किसी के साथ नहीं हो और किसी तरह की भी नहीं हो। इस आदेश के साथ अपनी बात का समापन किया था दास साहब ने तो सक्सेना के अपने मन में बड़ी हिम्मत और हौसला जागने लगा। लौटे तो वह बेहद खुश। बस दास साहब का एक ही वाक्य रह रहकर मन में गूंजता रहा। आज तक अपने इस आपुलिसी रवैये की कीमत ही चुकाते आए हैं बेचारे, पर आज कोई कदर करने वाला तो मिला, और मिला है तो अपने इस लायक सिद्ध करके ही दिखाएंगे। आज की इस चूहा दौड़ में इतने पीछे पड़ गए हैं सक्सेना कि अब तो अपने लिए किसी तरह की उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। अभी अभी सरकारी नौकरी की सारी सुविधा सुरक्षा को चुनौती देते आईजी के तबादले की खबर ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी। यह सबको ही अपनी अपनी नौकरी अधर में लटकी हुई दिखने लगी है आजकल, पर मौका मिलते ही एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने की जी तोड़ कोशिश करने से कोई नहीं चूकता। एक सक्सेना ही है जिन्होंने अपने मन को समझा रखा है कि वे एसपी हैं और रिटायर होने तक भी शायद एसपी ही बने रहें। क्या करें, मजबूरी है उनको, यह कहना चाहिए कि यह सीमा है उनकी। सबको प्रसन्न करने वाला लोच है ही नहीं उनके व्यक्तित्व में। इसलिए दास साहब के इस वाक्य ने अतिरिक्त रूप से पुलकित ही नहीं किया था, बल्कि मन में एक उम्मीद भी जगा दी थी सक्सेना के। लौटकर डीआईजी को बताई सारी बातें तो बिना कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर किए इतना ही कहा, बहुत गौर से सारे केस को देख चुका हूँ मैं, और रिपोर्ट भी करीब करीब तैयार ही है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। आप यह रिपोर्ट देख लीजिए, कोई छोटा मोटा चेंज करना हो तो कर दीजिए। वैसे खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बयान सबके लीजिए और पूरे लीजिए। गांव वालों को पूरी तरह तसल्ली हो जानी चाहिए कि कोई बात अनकही नहीं रही। तो सारा उत्साह बुझ गया था सक्सेना का। जब रिपोर्ट तैयार ही है तो फिर जाकर उन्हें करना ही क्या है, मात्र ब्लॉटिंग पेपर की तरह लोगों की कही बातें सोख ले आना है, वह भी इस तरह के निष्कर्ष निकले, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। चेहरे का बुझापन छिपा नहीं रह सका डीआईजी से। अपने आदेश में हल्का सा संशोधन करते हुए कहा, अगर कोई नई बात निकलती है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी विल कंसीडर। आदेश और उसका संशोधन दोनों का मतलब समझते हैं सक्सेना। ठीक है, इस बार यही करके आएंगे वे। हमेशा अगर मगर में फंसा उसका मन सामने आए अफसरों को इसी तरह ठुकराता आया है, पर उस सबसे क्या हुआ? यह ना कि वे खुद की सबकी ठोकरों में पड़े हैं आज, लेकिन इस बार वे नहीं करेंगे जो उनसे कहा है दास साहब ने। डीआईजी ने शाम को अकेले में बैठकर 2 पेग चढ़ाए सक्सेना ने, और मन में उगाए सारे मलाल की ऐसी की तैसी कर दी। बात को कहीं से घुमा दो, कहीं कैसे भी मोड़ दो, और जो चाहे निष्कर्ष निकाल लो। बाएं हाथ के खेल हैं ये सब पुलिस वालों के लिए। मन को सब ओर से निर्द्वंद बनाकर ही वे कल वे सरोहा के लिए चले थे, लेकिन हीरा का बयान लेकर लौटे तो भीतर जाने कैसे ममत्व जागने लगा। महेश का यह वाक्य बस समझ लीजिए सर, हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। उसके अपने सामने जाने कितने प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा हो गया। हीरा के इस वाक्य ने बहुत मुलायम रही हमार बिस्वा की चमड़ी, बहुते मुलायम। चमड़ी पर 2 दिन पहले चढ़ाए गए पलस्तर को झाड़कर फेंक दिया। नहीं, बीसू ने आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या वह कर ही नहीं सकता था, इसलिए शायद उसकी हत्या की गई। जो भी हो, अब वे इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। बाद में जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन सवेरे सवेरे सरोहा के लिए रवाना होने से पहले डीआईजी का फ़ोन आया। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू सक्सेना, कल के तुम्हारे काम का, तुम्हारे व्यवहार का बड़ा अच्छा रिएक्शन हुआ है गांव वालों पर। लोग बहुत खुश हैं। फिर एक क्षण ठहरकर आवाज़ को थोड़ा धीमा करके कहा, और दास साहब भी। गो अहेड।
थैंक यू सर। लाइन काटी और साथ ही थोड़ी देर पहले के संकल्प भी जैसे कहीं से कटने लगा। तो दास साहब के पास उनके काम की और गांव वालों की प्रतिक्रिया की रिपोर्ट पहुंच गई। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत चुस्त है दास साहब का विभाग। प्रांत के किस कोने में कहाँ क्या हो रहा है इसकी विस्तृत जानकारी रहती है उन्हें। दास साहब खुश है और यदि वे खुश ही बने रहे तो उनकी अपनी ज़िंदगी में खुशियां आने में देर नहीं लगेगी। पर तभी उनके सामने हीरा का कातर चेहरा उभर आया। महेश के नम आंखों पर उभर आई ओ गॉड, और उन्होंने सारी बातों को परे सरकाया और उठकर तैयार होने लगे। रास्ते में वे बिंदा की बात ही सोचते रहे। वह आज भी नहीं आया होगा तो सख्ती नहीं करनी है, पर उसे लाना तो है ही। थानेदार के हिसाब से वह खतरनाक आदमी है और वह हीरा के कहे अनुसार बीसू का खास दोस्त। अच्छा किया जो कल उन्होंने थानेदार को फिर से बुलाने के लिए मना कर दिया। वे आज अपना आदमी भेजेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे ही उनके जीप थाने के अहाते में घुसी, थानेदार ने एक कड़कदार सैल्यूट ठोका और होठों पर 2.5 इंच मुस्कान फैलाकर सूचना दी, बिंदा आ गया है। सर, कल मैं खुद गया था उसके पास और वो डांट पिलाई कि सिर के बल चला आया। आज आप भी जरा सख्ती से पेश आइए। वैसे मेरी डांट से काफ़ी सीधा हो गया है सर, फिर भी कुछ भरोसा नहीं इसका। फिर जरा हिचकते हुए कहा, मैं सोचता हूँ बयान के समय मेरा रहना ठीक ही होगा सर, थोड़ा काबू में रहेगा। सक्सेना ने जवाब कुछ नहीं दिया, केवल एक बार चुभती सी निगाह से थानेदार को देखा और फिर दूर बैठे झुंड की ओर नजरें घुमा ली। कल की तरह आज भी काफ़ी लोग थे और सब जैसे इसी ओर देख रहे थे। सक्सेना ने वातावरण में कुछ भांपने की कोशिश की, पर ऐसा विशेष कुछ नहीं लगा। आश्वस्त हुए सक्सेना और भीतर आकर कुर्सी पर जम गए। आज जिन लोगों के बयान होने थे उनके नामों पर एक सरसरी सी नजर डाली और आंख के इशारे से आदेश दिया कि कार्रवाई शुरू की जाए। चौकीदार बिंदा के नाम की गुहार लगाता हुआ बाहर दौड़ गया तो सक्सेना ने कहा, आप सब लोग बाहर बैठेंगे, बिंदा का बयान मैं अकेले ले लूँगा। दोनों कांस्टेबल तपाक से हुक्म अदायगी की मुद्रा में खड़े हो गए, पर थानेदार ने हिम्मत करके फिर कहा, सर देख लीजिए, वो बहुत टेढ़े आदमियों को सीधा करना जानता है सक्सेना, आप जाइए। आवाज़ में कोई खास सख्ती नहीं थी, फिर भी भीतर ही भीतर तिलमिला उठा थानेदार। उसे समझ क्या रखा है एसपी ने? थानेदार है गांव का आखिर, और उसे इस तरह दुत्कारा जा रहा है जैसे भीड़ में जुट आए लौंडो लपाटों को दुत्कारा जाता है। कमरा छोड़ते हुए समय एक झूठी मुस्कान तक वह अपने होठों पर नहीं खिला सका। बस गुस्से के मारे उसकी मूंछ का बायां कोना फड़कता रहा। चौकीदार के साथ बिंदा आया, साथ में 22-24 साल का एक औरत भी। बिंदा के साथ 22-24 साल की एक औरत भी। दुआ सलाम कुछ नहीं, पत्थर की तरह सख्त चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा है बिंदा। सक्सेना कुछ क्षण तक एक टक देखते रहे बिंदा को। सांवला चेहरा, तीखे नाक नक्श और गढ़ी हुई देह। चेहरे पर ना किसी तरह का भय, ना क्रोध, सिर्फ एक अनासक्ति। सक्सेना से नज़र मिलते ही धड़ाक से थूक दिया बिंदा ने, तो चौकीदार ने हड़काया, ए क्या करता है साहब के सामने? क्यों, थूकना मना है क्या? चौकीदार कुछ और कहता या करता उससे पहले ही सक्सेना ने कहा, भीतर आओ, और हाथ के डंडे से ही चौकीदार को बाहर जाने का इशारा किया। यह भी आएगी, छोड़ नहीं रही है मुझे 1 मिनट के लिए अकेला। फिर मन ही मन में भुनभुनाते हुए बोला, खा जाएगा जैसे मुझे कोई। औरत है तुम्हारी? इस बार औरत ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चेहरे पर एक याचना भरी कातरता उभर आई उसके। थोड़ा सा सरक कर वह बिंदा से एकदम सट सी गई। ठीक है, आने दो इसे भी। बिंदा ही नाम है तुम्हारा? बिंदेश्वरी प्रसाद। आवाज़ में कड़क और एक एक अक्षर पर जोर। पता नहीं क्यों सक्सेना को बिंदा का यह लहजा बहुत अच्छा लगा, अपने लिए चुनौती सा। कल तुम्हारा बयान होना था और तुम नहीं आए, क्यों? बिंदा कुछ कहता उसके पहले ही रुकमा बोली, शरीर ठीक नहीं था इनका, ताप चढ़ा था, कैसे आते? झूठ मत बोल, डर पड़ा है किसी का? डपट दिया बिंदा ने। फिर सीधे सक्सेना की ओर देखकर कहा, हाँ नहीं आया। क्या होगा बयान लेकर? क्या रखा है नाटकबाजी में? निकलेगा वही जो दास साहब कह गए हैं। फिर आज क्यों आए? थोड़ा सा व्यंग्य घुल गया सक्सेना की आवाज़ में, तो एकदम भड़क उठा बिंदा। आज भी नहीं आता, अगर काका ने सौगंध ना दिलवाई होती तो। कौन काका? हीरा काका। नहीं जानते? आप सब लोगों के तो समधी बने हुए हैं आजकल, जिसे देखो वही धोती की लांग।
उठाए चला जा रहा है उनके पास। सामने वाले को तिलमिला देने वाली नफरत भरी है बिंदा के स्वर में, पर सक्सेना पर जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बड़े ही सहज भाव से पूछा, जानते हो कि सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म है? जुर्म? एकटक लपक सी कौंधी बिंदा की आंखों में। जुर्म की पहचान रह गई है आप लोगों को? बड़े बड़े जुर्म आप लोगों को जुर्म नहीं लगते। जिंदा आदमियों को जला दो, मार दो, यह सब जुर्म नहीं है ना आपकी नज़रों में? आंखों के डोरे सुर्ख हो आए और कनपटी की नसें फड़कने लगी बिंदा की। रुकमा ने उसके आवेश पर अंकुश लगाने के लिए कसकर उसकी बाँह पकड़ ली। भय से उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, पर सक्सेना के चेहरे पर फिर भी कोई विकार नहीं आया। है इसलिए तो यहाँ बैठकर तहकीकात कर रहा हूँ। तहकीकात क्यों कहते हैं? कहिए, बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको? और बिंदा का चेहरा और स्वर बुझ सा गया। याचना भरे स्वर में उसने कहा, क्यों झूठ मूठ गांव वालों के साथ मजाक कर रहे हैं? दा साहब से लेकर आप तक की शतरंज में आज बीसू की मौत को मोहरा फिट बैठ रहा है, इसलिए इतने जोर जोर से तहकीकात हो रही है। बड़े प्यार से बुला बुलाकर बयान लिए जा रहे हैं, पर होना जाना कुछ नहीं है। फिर एकाएक आवाज़ को सप्तम स्वर पर ले जाकर चिल्लाया, क्या हो गया है आप सब लोगों को? कोई ईमान धर्म नहीं रह गया है किसी का भी? लानत है सब पर। बिंदा सख्ती और कठोरता में लिपटी एक अफसरी आवाज़ गूंजी, याद रखो यह थाना है, पागल खाना नहीं। दोनों में कोई भेद रहने दिया है आप लोगों ने? थाने में जो कुछ होता है और उसका सिर पर या कोई तुक समझ में आता है आप लोगों को? आवेश के मारे सारा बदन थरथरा गया बिंदा का। सक्सेना के चेहरे की नसें तन गई, ललाट पर गहरी सलवटें उभर आई। सख्त आवाज़ में कहा, यह बकवास बंद करो, होश में आकर जवाब दो। सक्सेना के इस फटकार से रुकमा धाड़ मारकर रो पड़ी और उसने कसकर बिंदा की बाँह पकड़ ली। ना बोलो, ना बोलो। एक झटके से उसे परे धकेला बिंदा ने उसी पर बरस पड़ा। मत टसुए बहा, हरामजादी। मेरे भीतर सुलगती आग इन आंसुओं से ठंडी हो गई तो सबकी तरह जनखा हो जाऊंगा मैं भी। अभी तो मुझे इन सब से निपटना है, एक एक से। भीतर इतना शोर शराबा सुनकर थानेदार अपने को रोक नहीं पाया। बड़ी मुस्तैदी से भीतर घुसा, सुलगती आंखों से बिंदा को देखा और फिर बड़ी विनम्रता से बोला, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, कोई खास बात नहीं, आप बैठिए। भीतर ही भीतर तिलमिला गया थानेदार। बिंदा के चीखने चिल्लाने से मन में खुशी की जो लहर दौड़ी थी, ये इस आदेश से वह ठंडी पड़ गई। मन ही मन उभरा, साला सचमुच का ही जनखा लगता है यह तो। देहातियों की गालियां खा रहा है बैठा बैठा। मेरे सामने इतनी बकवास करता तो टांगे चिरकर रख देता इस हरामखोर की। रुकमा ने कसकर अपने ओठ भींच लिए और सक्सेना एकटक बिंदा के चेहरे को देखता रहा, उसकी कनपटियों की फड़कती हुई नसों को देखता रहा। 2 मिनट तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा कमरे में। बिंदा, मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी शराफत से ही पेश आओगे। अफसरी रौब और गरिमा में लिपटे इस वाक्य में ऐसा कुछ था कि बिंदा ने नजरें उठाकर सक्सेना के चेहरे पर टिका दी, पर बोला वह कुछ नहीं। बिशु तुम्हारा दोस्त था ना? खास दोस्त नहीं, दुश्मन था। दुश्मन? और नहीं तो क्या। जो आदमी बीच में ही दगा दे जाए उसे दोस्त कहेंगे आप? यह वाक्य कहते कहते चेहरे का तनाव और आक्रोश जाने कहाँ धुल गया और एक अजीब सी मायूसी पुत गई बिंदा के चेहरे पर। ओह, एक नामालूद सी मुस्कान फैल गई सक्सेना के चेहरे पर। तुम चाहते हो कि बिशु की मौत का असली कारण पता लगे? मेरे चाहने से क्या होता है? जोरावर की रखैल इस थानेदार की ने रिपोर्ट तैयार करके दे ही दी है। भरी सभा में दा साहब भी कह गए हैं कि बिशु ने आत्महत्या की है। मसाल वालों ने छाप भी दिया है। मसाल वालों ने छाप ही दिया है। बस आप लोगों के लिए तो बात खत्म हो गई, पर मैं नहीं मान सकता, मरते दम तक नहीं मान सकता कि बिशु। बात को अधूरा छोड़कर नकारात्मक भाव से सिर हिलाने लगा बिंदा। कारण? एक टक सक्सेना के चेहरे की तरफ देखते हुए बिंदा ने कहा, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वह आत्महत्या करेगा? नहीं साहब, नहीं, उसे मारा गया है। पर किसने मारा? क्यों मारा? बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूँ।
एक क्षण रुका बिंदा। सक्सेना एकटक उसका चेहरा देखते रहे, उसके आवेश को देखते रहे और बिंदा उसी रौ में कहता रहा, और जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते अपने इस देश में, मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे बीसू को मार दिया गया। सोच सोचकर ही दिमाग की नसें फटने लगती है। और सचमुच ही बिंदा ने दोनों हाथों से कसकर अपना माथा पकड़ लिया। रुकमा बिंदा की पीठ सहलाने लगी और बड़ी याचना भरी दृष्टि से उसने सक्सेना की ओर देखा। भीतर ही भीतर उभर आई खींच पर जैसे तैसे नियंत्रण पाकर सक्सेना ने कहा, देखो बिंदा, कहने सुनने में यह बातें बहुत अच्छी लगती है, सुनने वालों के जज्बात भी उभर सकती है, पर मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। कानून के सामने यह निरी बकवास है, समझे। हमें ठोस प्रमाण चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रमाण के कोई बेगुनाह और निर्दोष आदमी पकड़ लिया जाए तो। लेकिन अंत तक आते आते उनकी खीज उभर ही आई। तो क्या पकड़े नहीं जाते निर्दोष आदमी? 5 साल पहले बीसू को किस गुनाह पर पकड़ा गया था? सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर बिंदा ने पूछा। जरूर कोई कारण रहा होगा, कहने को सक्सेना ने कह दिया, पर उन्हें खुद लगा जैसे उनकी आवाज़ में से कड़क गायब हो गई। कारण तो सबका ही निकल आता है साहब, बेगुनाहों को पकड़ने का भी और गुनहगारों को छोड़ने का भी। न्याय है, यही न्याय है आप लोगों का। इसलिए तो कहता हूँ कि यह सब बहुत कह लिया, अब मत कहो, बल्कि खुद मदद करो हमारी। और मात्र इस वाक्य से उन्होंने सचमुच ही बिंदा के बोलने पर अंकुश लगा दिया। कोई 2 मिनट खामोश रहने के बाद स्वर को बिल्कुल बदल कर और आंखों को बिंदा के चेहरे पर गड़ाकर सक्सेना ने पूछा, जिस रात बीसू की मौत हुई उस दिन दोपहर को वह तुम्हारे घर गया था? हाँ। तुम्हें मालूम है कि उसके बाद कहाँ गया था? हाँ, वह अपने घर गया था और मैं शहर। शहर तुम किस लिए गए थे? बीज और खाद खरीदना था, मंडी में कुछ वसूली भी करनी थी। खाना उसने तुम्हारे यहाँ खाया था? हाँ, दिन का खाना वह अक्सर मेरे साथ ही खाता था। बदले में वह 2 घंटे मेरे खेत पर काम भी कर दिया करता था। मेरे मना करने पर भी वह मानता नहीं था। खाना तुमने भी उसके साथ खाया था या अकेले उसने ही खाया था? मेरे बिना उसके गले से कौर ही कहाँ उतरता था साहब। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो बहुत पुरानी नहीं थी? हीरा ने बताया कि 8 महीने पहले वह जेल से छूटकर आया, तभी तुम्हारा परिचय हुआ उससे। फिर इतनी निकटता, इतनी आत्मीयता। नज़रों में एक खास तरह का पैनापन उभर आया सक्सेना की, पर उससे एकदम बेखबर बिंदा ने कहा, महीनों से क्या होता है साहब, यह तो मन मिलने की बात है। हमको तो खरा आदमी मिल जाए तो एक दिन में उसके गुलाम हो जाए। देखने को भी मिलता कहाँ है आजकल खरा आदमी। फिर रुकमा की ओर देखकर बोला, यह जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमिजाज है। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत को, पर मैं करता हूँ। बर्दाश्त ही नहीं, आदर करता हूँ साहब। बाहर से भीतर तक कुंदन की तरह खरी। बीसू की असली चेली है, पर कैसी सहम गई बीसू की मौत के बाद से। इन सब बातों में खास दिलचस्पी नहीं सक्सेना की। बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए उन्होंने पूछा, उस दिन जब तुम्हारे यहाँ आया था क्या बातें की थी उसने? वह दुखी या परेशान था? किसी से कुछ कहा सुनी या झगड़ा हुआ था उसका? मुझसे झगड़ा किया था। तुमसे? किस बात पर? ललाट पर सलवटें उभर आई सक्सेना के। दिल्ली चलने के लिए। जब से उसने आगजनी के घटना के प्रमाण जुटाए, वह पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था कि दिल्ली चलने के लिए। मैं यही कहता था कि अब कुछ नहीं होने का। जब सरकार ही सारी बात को ढाक रही है तो मेरे तेरे भागदौड़ करने से क्या होगा? जैसी यहाँ की सरकार वैसी दिल्ली की सरकार। हमने तो सबको देख लिया है साहब। एक वह शराबी सरकार थी और एक यह पिसाबी सरकार, ससुरे सब एक से। बिंदा सक्सेना ने अंकुश लगाया इस अनर्गल प्रलाप पर। लाइन पर आते हुए बिंदा बोला, कहा ना साहब, बस एक ही धुन थी उसको, जब तक असली मुजरिम को नहीं पकड़वा दूंगा मैं चैन से नहीं सो सकूंगा। बिंदा पर किसी ने ऐसा सुलाया उसे साहब कि अब तो वह चाहकर भी नहीं उठ सकता। फिर एक गहरी निश्वास छोड़कर बोला, वह तो सो गया साहब, पर अपनी सारी बेचैनी मुझे दे गया। अब जब तक असली मुजरिम को पकड़वाने की उसकी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। पहली बार स्वर भीग गया बिंदा का। क्या प्रमाण जुटाए थे उसने? अगर ऐसे प्रमाण हैं तो पुलिस को दो, वह नए सिरे से सारे मामले को। नहीं, कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस, कभी कुछ नहीं करेगी। करना होता तो पहले ही नहीं करती। कैसी बातें करते हो, बिना प्रमाण के कर ही क्या सकती है पुलिस?
क्यों? कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, केवल गरीबों को पकड़ने के लिए। कानून के लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता, डपटते हुए सक्सेना ने कहा। झूठ बात है, सरासर झूठ, एकदम चीख पड़ा बिंदा और उसकी आंखों के डोरों में फिर सुर्खी उभर आई। सीने पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से कि कितनी सच्चाई है आपकी बात में। इस प्रश्न से भीतर ही क्षण भर को असहज हो आए सक्सेना पर मन का भाव चेहरे पर नहीं आने दिया। निहायत अफसरी लहजे में इतना ही कहा, बीसू के मामले में तुम कोई ऐसा प्रमाण या संकेत दे सकते हो जो हमें आगे बढ़ने में मदद दे सके? बिंदा एकटक सक्सेना के चेहरे को देखता रहा, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि जो कुछ सक्सेना कह रहे हैं वे मात्र शब्द हैं या उनका कोई अर्थ भी है। फिर धीरे से बोला, उस दिन शाम को 8 बजे पुत्तन की दुकान पर चाय पी थी बीसू ने। कोई 2 लोग उसके साथ थे। पुत्तन कहता है उसने उन आदमियों को कभी गांव में नहीं देखा। कौन थे वे आदमी, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? थानेदार ने बयान तक नहीं लिया है पुत्तन का और आप कहते हैं कि असलियत का पता। मत बोलो। एकाएक बिंदा की बात झकझोर कर रुकमा रोने लगी। नहीं साहब, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये तो उस दिन यहाँ थे ही नहीं। बस अब आप इन्हें छोड़ दो। इन्हें किसी ने कुछ करा दिया तो मैं कहाँ? चुप कर, बुक्का मत फाड़, बात छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिंदा ने फटकारा। नहीं, मैं चुप नहीं करूँगी, मैं नहीं बोलने दूंगी कुछ भी साहब, हम पर रहम करो। थानेदार हिम्मत करके भीतर घुस आया। सर पानी पिलाओ इन लोगों को और मुझे भी। रुकमा ने पानी भी नहीं पिया, हाथ जोड़ कर यही रिरियाती रही। इनसे कुछ मत पूछो साहब, इन्हें अब छोड़ दो, हमें कुछ नहीं मालूम। जानते हैं साहब, बीसू इसके लिए भगवान था, बिल्कुल। वह मरा है तो ऐसे रोई है जैसे यह भी जिंदा नहीं रहेगी अब। और बीसू की मौत के बारे में आज मुझे कुछ सोचने नहीं दे रही। रुकमा ने के आंसुओं ने जैसे बिंदा के सारे तैस और आवेश को धो दिया। बहुत ही कातर स्वर में बोला, ऐसा आतंक आपने कहीं देखा नहीं होगा साहब। लोगों के घर जमीन और गाय बैल की रेहन नहीं रखे हुए हैं जोरावर और सरपंच के यहाँ। उनकी आवाज़ और जबान तक बंधक रखी हुई है, कोई चू तक नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में फिर आक्रोश घुलने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी। गुस्से में वह कह उठा, मन करता है फावड़ा लेकर 2 टुकड़े कर दूं जोरावर के, फिर चाहे फांसी पर ही लटक जाऊं। मत बोलो ऐसी बात, भगवान के वास्ते मत बोलो, इन्हें जाने दो साहब। और रुकमा सचमुच ही बिंदा की बाँह खींचकर उसे दरवाजे की ओर घसीटने लगी। थानेदार उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इस बेहूदगी का तो सक्सेना भड़केंगे ही या उसे ही कुछ करतब दिखाने का आदेश मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिंदा से केवल इतना ही कहा, ठीक है आज तुम जाओ, पर तुम्हें कल फिर आना होगा और हो सके तो अकेले ही आना। और क्या, यह थाना है, कोई सैरगाह नहीं कि कोई भाई को लिए चला आ रहा है तो कोई लुगाई को। और फिर बड़े अदब से सक्सेना के सामने पानी पेश करके पूछा, चाय अभी लेंगे सरकार या एक बयान और हो जाए उसके बाद? दूसरा बयान जरा ठहर कर लूँगा, तब तक बाहर बैठिए, ज़रूरत होने पर बुला लूँगा। थानेदार के जाते ही सक्सेना ने शरीर को इस तरह ढीला छोड़कर कुर्सी के हवाले किया मानो बड़ी देर से वे एक भयंकर तनाव के बीच में रहे हों। जिन लोगों के बयान होने थे उस सूची में पुत्तन का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने वह नाम जोड़ा, कुछ और बातें नोट की और फिर कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। बिंदा और रुकमा चले गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़, उसका चेहरा, उसका तेवर जैसे वे अपने आसपास ही महसूस कर रहे हैं। इसके बाद 3 बयान और हुए, पर बयान के नाम पर मात्र खाना पूरी, बने बनाए प्रश्न और उनके बने बनाए उत्तर, जो इस मामले को ना आगे ले जा सकते हैं ना पीछे, केवल मामले की फाइल को थोड़ा और भारी भरकम बनाने में सहायक हो सकते हैं। मन कहीं से उखड़ गया था सक्सेना का और वे कोशिश करके भी उसे जमा नहीं पा रहे थे। आखिर अपनी कचहरी बर्खास्त की सक्सेना ने आज चाय भी नहीं पी और समय से कुछ पहले ही चल दिए। चलने से पहले सक्सेना ने आदेश दिया थानेदार को, कल चाय की दुकान वाले पुत्तन को भी बयान के लिए बुला लेना। पुत्तन को इस तरह पूछा थानेदार ने मानो इस नाम से कोई तुक नहीं समझ में आ रहा हो उसके। वह तो चाय की दुकान करता है सर। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। आप सबों के धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगा। धन्यवाद।